नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास शुरू हो रही है मौलिक अधिकारों से, यानी मूल अधिकार, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में आप लगातार बने रहिएगा। मैं एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से आपको समझाते हुए समझाऊंगा। इसे पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एग्ज़ाम रहेगा जिसमें आपका ये वाला पार्ट छूट जाएगा। मतलब इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार से, आप बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो ये यूएसए से लिया गया और आर्टिकल भाग 3 में है। मैंने भाग 1 भी करा दिया है आपको, भाग 2 भी करा दिया है, और ये हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। इसमें मौलिक अधिकार वह अधिकार है, अब ये विशेषता के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को अपना डेवलपमेंट करना है तो मौलिक अधिकार उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। भारत का कोई भी नागरिक हो, मौलिक अधिकार सबको प्राप्त है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट है तो ही इसको पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी कम से कम अपने अधिकारों के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, कानून की जानकारी हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मौलिक अधिकार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत के आधार पर होता है। अभी मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको 368 आर्टिकल के बारे में बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, कि विशेष बहुमत क्या होता है और किस आधार पर संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन कैसे होते हैं वो पूरी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, विशेष बहुमत के आधार पर इस पे संशोधन होता है। मौलिक अधिकार का निलंबन केवल विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। तो मैं बताऊंगा वो क्या तरीका किस आधार पर होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो मौलिक अधिकार की ये सब विशेषता के बारे में ही चर्चा चल रही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय मतलब उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है। मौलिक अधिकार भारत में केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों यानी सबको प्राप्त है। नागरिकों को कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, और बाकी सब विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं कि आर्टिकल क्या है। मैंने आपको बताई 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। तो एक एक आर्टिकल को हम बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग केवल यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। लेकिन असल में क्वेश्चन यहाँ से तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ये आर्टिकल सब आर्टिकल जो भी है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और हम ऊपर से पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर क्या लिखा है ये जानकारी हमें नहीं होती। इस कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम एक एक करके इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो मौलिक ये अनुच्छेद 12 में हमें कहा गया है, राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य में निम्नलिखित शामिल है। मतलब राज्य क्या है और राज्य में क्या क्या शामिल होगा, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये विधायी अंग संघीय सरकार, क्रियान्वित करने वाली सरकार, भारत की संसद इसमें शामिल होगी। कार्यकारी, विधायी, ये सब किस में शामिल होगी? भारत, मतलब ये किस में शामिल होगी? राज्य में शामिल होगी। ये सब क्या है? राज्य की इकाई है। राज्य के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार यानी राज्य विधानमंडल, नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सब क्या है? यानी स्थानीय निकाय।
स्थानीय निकाय के बारे में मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। स्थानीय निकाय का मतलब है पंचायत और नगर निगम से जुड़े वो सभी चीज़ें। ठीक है, ये सब क्या है, ये राज्य हैं, ये एक तरह के क्या है, राज्य। संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC वगैरह, मतलब जो भी सरकार से संबंधित वित्त पोषित है वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इस तरह इसमें शामिल इकाइयों के कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, ठीक है, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बेतौर मतलब जो राज्य की संस्था का काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा है ये मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है। मतलब जो भी राज्य से जुड़ी है, राज्य के लिए काम कर रही है, वो सब क्या है, राज्य के अंतर्गत आएगी। और इससे संबंधित कुछ भी होगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, हम उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। जो हमारे क्षेत्रीय जिनको हाई कोर्ट बोला जाता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं या अदर भी जा सकते हैं। लेकिन संविधान में आर्टिकल 32 के बारे में लिखा है। तो आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। तो एक एक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को समाप्त करता हो। मतलब संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को समाप्त करता हो। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वो केस है जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है जो मौलिक अधिकार में संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े हैं। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में 1951 में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में क्या कहा, संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकार में। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में कहा नहीं हो सकता, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता। अब केशवानंद भारती केस केरल राज्य 1973, इसमें कहा गया संशोधन हो सकता है। लेकिन ये वो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचे का, कि भारतीय संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को इफेक्ट नहीं करता हो। ठीक है, उस आधार पे हम संशोधन कर सकते हैं। और मिनर्वा मिल्स भारत सरकार 1980 में क्या कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट केस हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो मूल ढांचे को इफेक्ट ना करता हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब वर्तमान में क्या है कि संशोधन हो सकता है या नहीं। तो ये बता रहा है संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। मतलब सारी पावर किसको है, संसद को, और संसद संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। यदि मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा, समझ रहे ना, मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत यही है कि अगर संविधान में कोई मूल ढांचा है, मूल ढांचे का मतलब संविधान का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये आगे हमारे जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो सब है। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, ये 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, 23 से 24 तक है। ये आर्टिकल है, ये सब हमारे आर्टिकल है, 23 24 ये सब हमारे आर्टिकल है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन सब के बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है एक एक करके हम पढ़ेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना, कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ को आप पढ़ना। और इसके साथ साथ भी आप कोई भी बड़ी बुक रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। फिर आप बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आने लगेगी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास में जुड़े रहिएगा। चलते हैं हम आगे अपने सभी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। अब आर्टिकल 14 के बारे में हम पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि मतलब कानून के सामने सभी बराबर होंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कानून के समक्ष सब बराबर रहेंगे और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब विधि के समक्ष मतलब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब विधि कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। ठीक है, उनसे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे स्टॉप लगा दिया गया, मतलब कंडीशनें लगा दी गई। स्वतंत्रता तो दी हमें, मौलिक अधिकार तो दिए, लेकिन सब में क्लोज लगाकर उनको सीमित कर दिया गया है। सीमित करना भी जरूरी था, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के थ्रू भी मिले और राज्य के विरुद्ध भी मिले, ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न कर सके। इसलिए उसमें क्लोज लगा के कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया। तो इसी में विधि के समक्ष सब समान तो रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, वो हमारे अपवाद है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 361 के तहत। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए कि देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती। ठीक है, दंड से संबंधित कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसद या उसकी किसी मतलब संसद का कोई भी सदस्य द्वारा कही गई बात, संसद में अगर कोई भी सदस्य, सीधा समझे संसद में कोई भी सदस्य क्या बोलता है क्या नहीं, ठीक है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब कि संसद में जो देखा है ना, ये क्या करते हैं, मतलब संसद अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में संसद को इतनी पावर दी गई है, सबसे अधिक अगर पावर दी गई है तो हमारी संसद को दी गई है। ठीक है, और संसद में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें, मतलब ये सब संसद में चलता रहता है। एक्चुअल में जो संसद का गठन किया गया वो कहीं से भी नहीं लगता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए किया गया। पूरा समय लड़ाई झगड़े में निकल जाता है, इधर उधर की आलोचना में। ठीक है, तो यही वो कारण है, यही वो आर्टिकल है जिसके तहत संसद में क्या उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 105 के तहत उनको स्पेशल राइट है, जितने भी संसद के मेंबर है या सांसद है उन सभी को। तो आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि धर्म मूल वंश
लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, ठीक है, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो भी है, जैसे क्लब वगैरह होते हैं। एक दिल्ली का बड़ा फेमस केस था कि कोई फीमेल क्लब में, नाइट क्लब में साड़ी पहनकर चली गई थी, तो वहाँ पर उसकी एंट्री रोक दी गई थी। अब उनको क्या पता था कि सीधा कोर्ट चली जाएगी। जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने इसी आधार पर उसको बैन कर दिया था। ठीक है, कि आप किसी को इस तरह से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। राज्य निधि से पोषित, मतलब राज्य ने अगर कहीं पर फंडिंग कर रखी है, मतलब राज्य की फंडिंग है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए बनाई गई है। मान लो कि सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय जो बने होते हैं, मतलब उस पे आप रोक लगा दो कि नहीं भाई ये व्यक्ति उसमें नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुएं, तालाब, स्नान घाट, तो ये सब में क्या है कि किसी तरह की कोई रोक नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, राज्य यह प्रावधान व्यक्ति के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध दोनों के लिए है। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा अगर आपको समझाऊं कि जातिगत आधार पर, ठीक है, यानी धर्म के आधार पर, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, इस आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, वो मेल फीमेल है, इस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके भी अपवाद है, तो अपवाद के बारे में हम चर्चा करते हैं। वो मैंने कहा ना कि हमें मौलिक अधिकार सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन अपवाद लगा दिए गए हैं, और अपवाद ज़रूरी भी हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार, असल में मौलिक अधिकार वही होगा जब उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। राज्य, अब राज्य के बारे में बताता है। राज्य बच्चों और महिला के लिए विशेष व्यवस्था करे, मतलब राज्य को ये पावर दे दी गई है कि वो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। जैसे कि भाई महिला शौचालय खोल दिए गए, ठीक है, या महिलाओं के लिए स्पेशल कोई जगह बना दी गई, तो वहाँ पुरुष नहीं जा सकता, तो इसको मौलिक अधिकार के आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण, जैसे कि हरियाणा में देखिए या दिल्ली में देखिए, दिल्ली में नगर निगम में 50% रिजर्व किसके लिए सीटें हैं, महिला के लिए। हरियाणा पंचायत में आप देखेंगे तो 50% सीटें किसके लिए रिजर्व है, वहाँ की महिला के लिए रिजर्व की हुई है। तो सरकार ऐसा कर सकती है, महिला और बच्चों के लिए इस तरह के प्रावधान कर सकती है। जैसे बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क एजुकेशन, जो हम आने वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा दी गई हुई है पूरी तरह से। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं। राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कोई भी विशेष उपबंध करे, मतलब राज्य ऐसा उपबंध कर सकती है। उदाहरण के लिए विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण, यानी विधानमंडल में क्या कर सकती है, सीटों का आरक्षण कर सकती है। सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट दे देती है। अब जैसे कि क्या होता है, कई बार हम कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह होते हैं, उसमें फीस सबमिट कराते हैं, होता है ना कि भाई SC लोगों के लिए इतनी छूट है और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए इतनी छूट है, उनको इतनी कम फीस में वहाँ एडमिशन मिल जाता है। और थर्ड हमारा है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नियम बना सकता है, प्रवेश के लिए नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थाओं को, एक मिनट, राज्य के अनुदान प्राप्त, मतलब राज्य अगर किसी शैक्षणिक संस्था को अनुदान देता है या कोई छूट देता है,
तो उस आधार पर राज्य क्या कर सकता है उनको, कि निजी या अल्पसंख्यक सभी प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कोई भी निजी संस्थान भी हो सकता है और अल्पसंख्यक के संस्थान भी हो सकता है, सरकार को कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये 3 तो मैंने बता दिए, 5 है, तो आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ में क्या कह रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण उपरोक्तवाद संविधान में 93वें संशोधन द्वारा 2005 में, ठीक है, ओबीसी के लिए 2005 में क्या हुआ, संशोधन किया गया और ये इसको जोड़ा गया, इसको आर्टिकल को, क्लोज को जोड़ा गया, इस क्लोज को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है, पिछड़े वर्गों छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, मतलब जो हायर एजुकेशन सेंटर है वहां पर 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोज जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि यहाँ क्रीमी लेयर का, ठीक है, इसमें क्या होता है, ओबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनको पता होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इस उनका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, जिस आधार पर उनको क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। अगर आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, मतलब 8 लाख से कम आपकी आय है, तो आप क्या है, ओबीसी, और आप आरक्षण के दावेदार हैं, आप आरक्षण ले सकते हैं 27%। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वहाँ मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है, जो EWS है ना, EWS कैटेगरी, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो यही आर्टिकल है, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसको जोड़ा गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2009 में जोड़ा गया यह प्रावधान प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में शैक्षणिक, मतलब जो एजुकेशन संस्थाएं हैं उनके नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या किया है, 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इससे अब देखो, आर्टिकल आपने पढ़ा होता तो आपको नहीं पता लगता, अब आपको पता लग रहा है ना। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, ओबीसी को भी जोड़ा गया है और ईडब्ल्यूएस को भी इसमें जोड़ा गया है क्लोज के आधार पर। ठीक है, ओबीसी को कब जोड़ा गया था, 2005 में 27% आरक्षण, और ईडब्ल्यूएस को कब जोड़ा गया, 2019 में 103वें संविधान संशोधन के आधार पर, और 10% आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस को। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब हम करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में हम पढ़ेंगे, लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता, मतलब हर व्यक्ति को अवसर की समानता होगी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन और नियुक्ति के संबंध के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्यों को किसी भी रोजगार कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी अपवाद लगा दिए गए हैं। तो अपवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब इसमें क्या किया गया है कि कुछ आधार पर सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, जैसे संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। खैर अभी तो फिलहाल सब जगह से हटा दिया गया है, कुछ स्टेट है जैसे आंध्रा वगैरह में है, बाकी लगभग हट गया ये, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल में है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो राज्य नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की आपको पता है कि आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, तो इसी आधार पर आरक्षण मिलता है, क्योंकि संविधान में ये सब आर्टिकल है। विधि के तहत किसी संस्था इसके कार्य परिषद के तहत सदस्यों तो
किसी धर्म के आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मान लो कि कोई ऐसा, मान लो कि मंदिर है, ठीक है, वो सरकारी क्षेत्र में आता है, ये सरकार के अधीन आता है, तो वहाँ सीधी सी बात है, कौन बैठेगा? कौन बैठेगा वहाँ? किसी विशेष धर्म का ही व्यक्ति बैठेगा। जो मस्जिद वगैरह है वहाँ पर कौन बैठेगा? विशेष धर्म का। गुरुद्वारे वगैरह कौन कौन बैठेगा? विशेष धर्म के लोग बैठेंगे। ठीक है, कोई कार्य परिषद है तो वहाँ पर किसको बैठाया जाएगा? धर्म के लोगों को बैठाया जाएगा, तभी तो हम जान पाएंगे। ठीक है, तो कार्य परिषद जो धर्म से जुड़ी होगी वहाँ ऑफकोर्सली धर्म के लोगों को बैठा सकती है गवर्नमेंट। सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की नियुक्ति एवं पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण कर सकती है। तो आर्टिकल, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, दोनों में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, जिस आधार पर हमें क्या मिलता है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है। तो अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर निम्नलिखित में से किन में कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया। अब मान लो दे दिया 15, 16, 17, 18 ऐसे दे दिया। ठीक है, और आंसर में लिख दिया कि, आंसर में क्या लिख दिया? मान लो आंसर में लिख दिया कि 15, 16, 15, 16 एक ये बना दिया आंसर। बी में बना दिया केवल 16। ठीक है, और सी में बना दिया केवल 15। ठीक है, और नीचे लिख दिया सभी। तो कौन सा सही होगा हमारा? ये वाला सही होगा, क्योंकि 15 में भी संशोधन किया है और 16 में भी संशोधन किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो केवल यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? केवल आर्टिकल 16 ये पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर जो क्लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार, कम से कम 3 टॉपिक, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब ऐसा हो कि एग्जाम में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप कभी गलत नहीं करके आए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इसमें से भी गलत क्वेश्चन करिए है तो फिर तो भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 16। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 17 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। मतलब कि छुआछूत जो भारत में सदियों से चली आ रही थी, उसके अंत के लिए क्या करा सर? मजबूर होकर भारतीय संविधान में ही ये आर्टिकल डाल दिए गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था भारत में। और जब तक छुआछूत रहता तो देश का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाता। खैर आज भी वो समस्या बनी हुई है, लेकिन आज पहले से बहुत कम बनी हुई है। अब इतना नहीं है, कोई गांव वगैरह में थोड़ा बहुत है, आज इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत है आज भी। अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए व्यवस्था और किसी, ठीक है, ये व्यवस्था दंडनीय अपराध होगा। मतलब कोई भी छुआछूत से रिलेटेड कोई भी इस तरह से करेगा वो दंडनीय अपराध होगा। इस आधार पर 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान संशोधन किया गया, सॉरी संशोधन करके अधिनियम बनाया गया, संशोधन किया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा 1955 कर दिया गया। तो अभी इसी नाम से इसको जाना जाता है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। इसमें विस्तार का दंड के उपबंध को सख्त बना दिया गया। मतलब धीरे धीरे क्या किया गया? इसको अधिक कठोर बना दिया गया। अस्पष्टता शब्द तो ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। मतलब अस्पष्टता मतलब किस आधार पर हम करेंगे, इस तरह का कोई शब्द यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यह आर्टिकल हमारा 17 था। आगे हम बढ़ते हैं 18 के लिए। 18 क्या कहना है? सेना और विद्या, ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक है। विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय
कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब क्या, सेना से संबंधित और एजुकेशन से रिलेटेड को छोड़कर कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी, यानी उपाधियों का अंत करता है यह आर्टिकल। ठीक है, उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले क्या था, राय बहादुर सर की उपाधि दे दी, उसकी उपाधि दे दी, तो पहले के लोग तो अच्छे थे, वो इतना ईगो नहीं करते थे। लेकिन क्या, अगर उपाधि दी जाती थी तो वो अपने आप को समाज में क्या समझते थे, सबसे प्रमुख समझते थे, औरों को क्या समझते थे, तुच्छ समझते थे। तो इस आधार पर आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, उपाधियों का अंत कर दिया आर्टिकल 18 में। ठीक है, इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना और विद्या में समान सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब सेना में दे सकते हैं और एजुकेशन में दे सकते हैं। जैसे एजुकेशन में उपाधि मिलती है ना, पीएचडी की उपाधि, तो वो क्या है, एक तरह की उपाधि है। लेकिन जैसे पीएचडी मिलता है तो क्या होता है, आप अगर एमए कर लेते हैं, एमए के बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको क्या मिलती है, उपाधि। लेकिन आप कहें नहीं, आर्टिकल में लिखा है कि उपाधियों का अंत होगा, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि विद्या और सेना के आधार पर आपको उपाधि दी जा सकती है। ठीक है, तो यह है। अब यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। मतलब कि आप अमेरिका से या विदेश से कहीं से भी कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो विदेश में कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। किसी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल, ये क्लोज में लिखा गया है। आर्टिकल 18 को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब क्लोज में लिखे गए हैं। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। मतलब आप कहीं विदेश से कोई भी उपाधि भेंट के रूप में, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल में डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। तो इसको मैंने डिटेल में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। वही औपनिवेशिक शासनकाल के समय में वंशवाद के आधार पर राजा, बहादुर, राय बहादुर, ये सब उपाधियाँ दी जाती थी। तो ये क्या करता है, क्लोज करता है कि भैया अब उपाधि हम नहीं दे रहे हैं, समाज में अंतर हमें नहीं फैलाना है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपाधियों को संवैधानिक वैधता उचित ठहराया, मतलब कि क्या हुआ था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है। न्यायालय ने कहा ये पुरस्कार उपाधि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कह रहे थे कि भाई पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या है, उपाधि है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये उपाधि नहीं है, प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है, तो ये सब हम दे सकते हैं। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के आगे अगर हम क्या लगाएंगे, नाम के आगे अगर लगा दे पद्मश्री ये नाम, पद्मश्री वो नाम, पद्मश्री ये नाम, तो उस आधार पर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो गलत होगा और उसको अपना पुरस्कार छीनना पड़ेगा। मतलब उसका पुरस्कार का त्याग करना पड़ेगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इसका क्रम तोड़ दिया। मतलब जनता पार्टी ने ये पुरस्कार देना बंद कर दिया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, मतलब इसका सीधा अर्थ है कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक तरह के क्या है, ये सम्मान है।
ठीक है, और सम्मान दिया जा सकता है। ये उपाधि नहीं है, सम्मान है, और सम्मान दिया जा सकता है। क्योंकि जब तक सम्मान नहीं होगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है मुझे पुरस्कार मिले, ठीक है, मुझे देश में सम्मान। तो हमारा आर्टिकल ये दूसरा है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। तो 19 क्या कहता है, सभी नागरिकों को 6 प्रकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 19 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब आप बोलने की स्वतंत्रता है, आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं उसका अधिकार है, भारत के राज्य में किसी भी क्षेत्र में आप घूमने और बस जाने का अधिकार है, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या 6 अधिकार की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान में। लेकिन क्या ये गारंटी तो दे दी है, लेकिन इसमें भी क्या क्लोज लगाकर इसको क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। अब पढ़ते हैं वो क्यों जरूरी था क्लोज उसके बारे में। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है इसके बारे में। स्वतंत्रता दी गई है कि अपने या किसी अन्य विचार को प्रसारित करने का अधिकार होगा, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, फोन टैपिंग के विरुद्ध होगा, ठीक है, व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता होगी। तो ये सब क्या है, हमें स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल किसके तहत, 19 के तहत, 19(1) के तहत। शांति का अधिकार होगा, ये सब अधिकार आप पढ़ लेना, ये सब राइट्स हमें दिए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो सेकंड हमारा आता है शांतिपूर्व सम्मेलन करने का अधिकार। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार, ठीक है, बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक संगठित होकर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसी आधार पर हमें प्रोटेस्ट का अधिकार मिलता है, हमें एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। स्वतंत्रता का उपयोग केवल मतलब इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। मान लो कि भैया किसी का प्राइवेट घर है, आप उसके घर पे जाकर आंदोलन तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए सार्वजनिक नाम डाला हुआ है कि सार्वजनिक जगह पे आप अपना आंदोलन चला सकते हैं या वहाँ एकत्रित हो सकते हैं, वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये बात कह रहा है, यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक अशांति भंग करने पर नहीं होगी। ठीक है, इस अधिकार में हड़ताल को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। संघ बनाने का अधिकार, जो सहकारी समिति है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे अमूल एक क्या है, सहकारी समिति के आधार पर चल रही एक संस्था है। देखो वाइट क्रांति ला दी है उसने। अमूल जैसे ब्रांड, जो दूध के ब्रांड है, वो क्या है, सहकारी समिति के आधार पर है। आज जितने भी जो भी संगठन चल रहे हैं कई लोगों के समूह पे, वो इसी आर्टिकल के आधार पर चल रहे हैं। संघ बनाने का अधिकार, सभी नागरिकों को सभा, सहकारी समिति, ठीक है, यही वो समिति है सहकारी समिति जिसके आधार पर लोग गठित होते हैं, गठन करने का अधिकार। इसमें शामिल है कि राजनीतिक अपना दल बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, फार्मा समिति, क्लब, व्यापार संगठन, ये सब संगठन हम इसी के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य संचरण का अधिकार। मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति क्या कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या बल देता है, भारत के सभी नागरिकों को इस बात पर बल देता है कि भारत एक ही है और व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, भारत, अब अगला है हमारा फिफ्थ, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में घूमने का अधिकार और वहां पर बस जाने का अधिकार। मान लो कि मैं यूपी में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ और वहाँ रहना चाहता हूँ दिल्ली छोड़कर, तो वहाँ रह सकता हूँ।
यूपी में का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ से छोड़कर दिल्ली में कोई अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, हरियाणा में भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी सेंसिटिव जगह है जो जनजातियों के लिए रिजर्व है, वहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे हिमाचल में भी कई एरियाज़ हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे वहाँ पर भी कुछ एरिया है। और अब तक क्या था, जम्मू कश्मीर में भी यही था कि वहाँ हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे और वहाँ पर हम नहीं बच सकते थे। तो ऐसे कई सारे एरिया हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, हमें बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बस जाने का अधिकार है इसके तहत, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोज लगा के इसको सीमित कर दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय करने का अधिकार होगा, पेशा अपनाने का अधिकार होगा, व्यापार शुरू करने का अधिकार होगा। यह अधिकार विस्तृत है क्योंकि यह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आय से संबंधित है। और जब तक आय नहीं होगी व्यक्ति खाएगा क्या, रहेगा क्या, तो ये सब है। लेकिन राज्य इन पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। मैंने कहा ना, अधिकार तो दिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्लोज लगाकर सीमित कर दिया गया। अब मान लो कि मैं कोई केमिस्ट की शॉप खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पे लाइसेंस नहीं होगा तो मैं कैसे खोलूँगा, तो लाइसेंस वहाँ कंपलसरी कर दिया है। तो आप कोई भी व्यापार अपना सकते हैं। जैसे अफीम की खेती होती है, वो क्या होता है, लाइसेंस के थ्रू होती है। जितनी भी जो भी ऐसी चीज़ें होती है सेंसिटिव, वहाँ पर सरकार रोक लगा देती है। अब मैं कह दूँ भैया मैं तो सट्टा का व्यापार करूँगा, तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सरकार मुझे ये परमिशन नहीं देती है। कोई कहेगा मैं तो अवैध शराब का काम करना चाहता हूँ, तो सरकार क्या कहेगी, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसी आधार पर हम नहीं कर सकते। तो सरकार क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है, मतलब रोक लगा देती है आर्टिकल देने के बाद कि आप, मतलब जो भी देश और समाज से जुड़ी अनैतिक कार्य होंगे उस पर हम वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाहर। अब ये क्या है, देखो इस आर्टिकल में सभी पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो क्या है, भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्र संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी अधिकार अगर क्रॉस करता है तो उस आधार पर इस पे रोक लगा दी जाती है। जैसे भारत की एकता, अखंडता को खतरा, जैसे यूनियन बना रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ ही बना रहे हैं तो उस पर भारत सरकार रोक लगा सकती है। जैसे मैंने इसमें बताया, ऐसे ही सभी में कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी है। तो हमारे मौलिक अधिकार सीमित है, इसमें भी, स्वतंत्रता के अधिकार में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में, मतलब अपराध से संबंधित है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके आधार में इसमें बताया हुआ है भूतलक्षी दंड विधियों का संरक्षण, किसी भी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। मतलब कि कोई भी अगर कानून पास्ट से स्टार्ट होता है तो अभी करंट में उसको क्या, उस आधार पे सजा नहीं दी जा सकती है। अपराध कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता या माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी भी कानून का अतिक्रमण नहीं किया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तब तक व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई अपराध, यानी कि कोई कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, आर्टिकल 20 और क्लोज 2 क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन विभागीय दंड दिया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली पुलिस में है या कहीं भी हो, उसने कोई क्राइम कर दिया, कोर्ट तो उसको सजा देगी देगी, लेकिन दिल्ली पुलिस भी उसको टर्मिनेट कर सकती है या कुछ समय के लिए उसे जॉब से निकाल सकती है जब तक केस ना उसको
फ्री ना हो जाए। तो इस आधार पर विभागीय कोई भी कार्रवाई कर सकता है, कोई भी विभाग अपने आधार पर कार्रवाई कर सकता है, वो कोर्ट से अलग होगी। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल हमने 20 पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बारे में हम पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 में आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है, ये सब अधिकार, भोजन का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, ये सब अधिकार क्या दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 8 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को आपात स्थिति में अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 21, राज्यों को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये आर्टिकल 21 कब जोड़ा गया? भारत का संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था, ये 2002 में किया गया था। तो आपको याद है, अगर आप छोटे रहे होंगे तो एक ऐड आती थी, स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान, तो वो यही था। ठीक है, तो क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन कई बुकों में मैंने देखा है इस आर्टिकल को अलग से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं तो इसको 7 में दिखा दिया गया है, असल में ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, ये इसी का पार्ट है। आगे हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 22 के बारे में हम पढ़ते हैं। 22 क्या कह रहा है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के तहत किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, सलाहकार बोर्ड उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति इस अवधि को बढ़ा सकती है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? निवारक नजरबंदी। ठीक है, अनुच्छेद 22 का उपयोग करते हुए संसद ने निवारक ये क्या बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं। इसमें मीसा, टाडा और NSA ये आदि ये है। और सामान्य दंड विधान के अधीन क्या होता है? गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी के कारण जानने का, मान लो कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, अपनी रुचि के वकील करने का अधिकार होगा और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। यह केवल शत्रु देश के व्यक्ति को क्या है, उसको ये राइट्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक निवारक और एक ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यह आर्टिकल हमारा 22 था, तो आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 23 की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध, मतलब बच्चों से संबंधित है ये मानव दुर्व्यवहार। ठीक है, मनुष्य का क्रय विक्रय, महिला और बच्चों को अनैतिक पूर्ण वैश्यावृत्ति या दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल हो इसमें।
मतलब ये क्या करता है, रोक लगाता है कि मानव का कोई भी व्यापार नहीं होगा। मतलब मैं चाहूँ किसी को बेच दूँ, किसी व्यक्ति का कोई भी व्यापार नहीं होगा। जैसे क्या करते हैं, महिलाओं को बेच देते हैं, पुरुषों को बेच देते हैं। मतलब ये आर्टिकल क्या करता है, उसको पूरी तरह से रोक लगाता है। महिला और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या दास में कोई भी रूप शामिल हो के आधार पर प्रतिषेध करता है, मतलब रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत क्या है, बालकों के नियोजन से संबंधित है। ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रोक लगाता है सीधा सीधा खान वगैरह में। तो ये क्या करता है, बाल श्रम को रोकता है। तो ये अधिनियम बनाया गया है, बाल श्रम अधिनियम 1986। तो इसके आधार पर भी ये कानून बना दिया गया है ताकि हम ऐसे बच्चों को इस काम से बचा सकें। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 24 था। तो आगे हम बढ़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 के बारे में हम पढ़ेंगे। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतकरण की और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये यूं कह रहा है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, अपना सकता है, ठीक है, उसकी आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, कोई मुस्लिम से है, कोई सिख से है, कोई ईसाई से है, कोई पारसी से है, तो सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। उसमें किस तरह की पूजा पद्धति की जाती है उसको भी उसका अधिकार है। जैसे भाई मैं तो पूजा करता हूँ, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में इसमें क्या करा है, हिंदू धर्म में सभी वर्गों के लिए खोली जाएगी। मतलब जो हिंदू वर्ग होगा वो सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। और हिंदू वर्ग में क्या आता है, जैन सिख बौद्ध। जब भी तो हमें जैन मंदिर जाना होता है तो कोई भी धर्म का वहाँ जा सकता है, मंदिरों में भी कोई भी जा सकता है। बौद्ध धर्म के जो भी मंदिर होता है सब लोग वहाँ चले जाते हैं। सिख को कृपाण रखने का अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। कृपाण आपने देखा होगा, जो सिख लोग होते हैं जो अपनी पगड़ी पहनते हैं, हाथ में कड़ा होता है, तो ये 5 कक्के कहा जाता है। ठीक है, 5 कक्के जिसमें क्या होता है, कृपाण और उनका कड़ा, केश, पगड़ी, कच्छा, तो ये सब 5 कक्के होते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारे आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय, उसके किसी भी भाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हो तो उसको धर्म के प्रबंधन का अधिकार होगा। मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट, जैसे हिंदू धर्म का कोई भी मैनेजमेंट वगैरह, जो भी संप्रदाय और उससे किसी भी भाग से धर्म कार्य से जुड़े हुए लोग, उसमें फुल फ्रीडम रहेगी उनको। ठीक है, तो 27वां हमारा आर्टिकल है, ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई भी टैक्स के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता जो विशिष्ट धर्म की वृद्धि या पोषण को व्यय किए जाने से हो। ठीक है, मतलब राज्य के रूप में एकत्रित धन, मतलब राज्य को टैक्स मिलता है और वो किसी एक धर्म के लिए व्यय नहीं कर सकती। मतलब कि मान लो कि भाई यूपी में योगी सरकार है और वो केवल हिंदू हिंदू धर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट, मतलब पैसा नहीं लगाएगी। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है। करों का प्रयोग सभी धर्मों के लिए उन्नति के लिए किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल 27 में क्या कह रहा है कि सभी धर्मों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ, तीर्थ यात्रियों के लिए शुल्क लगा सकती है सरकार, वो भी किस लिए, उनकी सुविधा के लिए, कि वहाँ पर शौचालय का प्रबंध होगा, खाने पीने का प्रबंध होगा, इस तरह की कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई तीर्थ शुल्क सरकार लगा सकती है।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 28, राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, जो राज्य वित्त से पोषित है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किंतु ऐसी कोई बात उन शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना न्यास के अधीन या धार्मिक शिक्षा को देने के उद्देश्य से की गई हो। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी की स्थापना केवल इसीलिए हुई है कि वो अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उस आधार पर वो कर सकते हैं इस तरह की व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। ठीक है, धार्मिक शिक्षा उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि वो धार्मिक शिक्षा ले। अगर वो अवयस्क है, मतलब 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। अगर वो 18 साल का हो चुका है तो वो खुद डिसीजन लेगा, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा 18 साल के बाद या उससे पहले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह आर्टिकल 28 था हमारा। अब आगे हम बढ़ते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। नागरिकों को प्रत्येक वर्ग जिसकी भाषा, लिपि, संस्कृति और उसके संरक्षण का अधिकार होगा, ऐसे व्यक्तियों के साथ शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यक व धार्मिक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो। याद रखना, संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की है, एक धार्मिक और एक भाषाई। उन्हें स्कूली शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा यदि जनहित में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था भूमि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। मान लो कि जनहित में किसी अल्पसंख्यक की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। मान लो कि कोई, भाई अल्पसंख्यक में क्या है, हिंदू को छोड़ दे तो बाकी सब अल्पसंख्यक है, तो उनकी संपत्ति अगर सरकार लेती है तो उनको बाजार दर पे मुआवजा दिया जाएगा। मान लो कि कोई रोड बन रहा है, कोई मेट्रो बन रही है, या कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ बन रही है और वहाँ पर गलती से, या वहाँ पर कोई मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या इस तरह का कोई भी, या कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, अगर सरकार उसको हटाना चाहती है तो उसको बाजार दर पर मुआवजा देना पड़ेगा। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह आर्टिकल भाग 12 आर्टिकल 300A में रखा गया। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 हटा दिया गया है। मैंने इसको लिया है क्योंकि बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 31 अब समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये क्या किया गया है? इसको आर्टिकल 12 भाग 12 और आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। मतलब अगर मूल अधिकार, मतलब आपके मौलिक अधिकारों अगर लागू नहीं होते हैं या कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बंदी इसमें क्या करे? इसमें क्या किया गया है?
5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब न्यायालय जारी करता है। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 हैं। पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, मतलब दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण। यह रीट लोक अधिकारी मतलब कि जो प्रशासनिक अधिकारी है और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय क्या कहता है? बंदी व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर वो बंदी का कारण सही है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय क्या करता है? उसको मुक्त कर देता है, मतलब उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये परमादेश के बारे में पढ़ेंगे। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है। यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित करता है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे मतलब ये क्या करता है? किसी अधिकारी को क्या करता है? रीट जारी करता है कि अगर वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको उसके कार्य करने के लिए ये जारी की जाती है कि तुम भाई सही से काम करो। ठीक है, प्रतिषेध क्या है? इसमें क्या है? इससे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक न्याय को न्याय क्षेत्र के अधिकारिता के बाहर के कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब कि कोई न्यायालय न्याय क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है तो क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उत्प्रेषण रिट। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय हो जाए कि न्यायालय ने अपने अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया हो या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो। ठीक है, निर्णय दिया हो। ठीक है, अपने से बाहर जाकर अगर कोई छोटा न्यायालय कोई निर्देश दे देता है तो उस पर ये क्या करता है? रोक लगाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। अतः यह क्या करता है? वह व्यक्ति जिसके द्वारा लोक कार्यालय को अवैध अधिकारों को रोकता है, जिसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये निजी कार्यालय या मंत्री कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमारी 5 रीट थी। हमने एक एक करके सबको पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये रीट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रीट में क्या अंतर होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। केवल ये अनुच्छेद 32 के तहत और ये 266 के तहत करता है। केवल मूल अधिकारों पर 5 ही रीट जारी कर सकता है, लेकिन ये 5 के साथ साथ अन्य रीट भी जारी कर सकता है। यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने के लिए बाध्य है। ये क्या है? बाध्य है, और ये बाध्य नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार में अगर तो ये क्या करेगा? ये बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य है, इसको डिसीजन देना पड़ेगा, और ये बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध प्रेषण रीट जारी कर सकता है, लेकिन ये जारी नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32(4) में क्या लिखा हुआ है। 352 आर्टिकल 352 के तहत आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 32
4 में। तो आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 33। ये हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं सभी आर्टिकल कराऊंगा, तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। संसद आर्टिकल 33 क्या कहता है। ये जो आगे के आर्टिकल हैं ये हमारी खुफिया एजेंसी, अर्धसैनिक बलों और इन सब लोगों के लिए ये इनके अधिकारों को और सीमित करती हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी एवं अन्य को मूल अधिकार युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब इनके अधिकारों पर, इनके मूल अधिकारों पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। मतलब विधि का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है, किसको है, संसद को है। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिकों के राजनीतिक संगठन के सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस के सामने स्टेटमेंट देने का अधिकार, सार्वजनिक बैठक और प्रदर्शन करने का अधिकार पर रोक लगाता है। ठीक है, ये 33 की बात कर रहे हैं हम। वहाँ तो हमें परमिशन है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए क्या है, ये बैन है। मतलब कि आप संगठन नहीं बना सकते हो। तो ये सब क्या करता है, इस पर रोक लगाता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत संसदीय विधि जहाँ तक कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में है, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट भी रेट जारी नहीं कर सकती है। सैन्य अधिकारों को लेकर कोर्ट रेट जारी नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 33 में कहा गया। आर्टिकल 34 कहता है कि मूल अधिकारों को तब तक प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। तो इसमें क्या बताया, मार्शल लॉ के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस आधार पर किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका ये जो 32 के बाद के सभी आर्टिकल हैं, ये सारे सैन्य विधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सेना में जो भी लोग होते हैं उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं सीमित करते हैं और वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है, लेकिन लागू कहाँ किया जाएगा, जहाँ युद्ध हो, अशांति हो, दंगे चल रहे हो या कानून का उल्लंघन चल रहा हो। वहां पर क्या होगा, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है ताकि वहां पर व्यवस्था बनी रहे। इसका उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, मतलब कि एक अच्छी व्यवस्था समाज में बनी रहे। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। मतलब कि सेना की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अधिकारों पर क्या होता है, अधिकार सेना के पास अधिक हो जाते हैं और इतने अधिक हो जाते हैं कि किसी मामले में नागरिक को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि सेना के अधिकार वहां पर कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अधिकारों पर क्या होता है, बैन लग जाता है और यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिक को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है। कौन कर सकता है, सेना लागू कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 35, तो इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 35 में बताया गया है कि केवल संसद ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है। मतलब कि ये जो भी कानून बनाया जाएगा, कौन बनाएगी, देश की संसद बनाएगी। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लोकसभा
प्लस राज्यसभा, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति के हमारे सिग्नेचर के बाद हमारा क्या बनता है, कानून बनता है। और यही संविधान संशोधन का प्रोसेस होता है कि लोकसभा से पास कराया जाता है, राज्यसभा से पास कराया जाता है, और तब वो हमारा संविधान संशोधन हो जाता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। तो वहां पर विशेष बहुमत के आधार पर ही ये हो पाता है। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई भी विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसमें कोई परिवर्तन या निरस्त ना कर दे। मतलब कि सारी पावर, क्या कह रहा है, सारी पावर किसके हाथ में, संसद के हाथ में है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 35 है। मैंने आपको सभी आर्टिकल करा दिए गए हैं, आर्टिकल हमारे सारे आर्टिकल आपको करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। तो आर्टिकल हमारे कहाँ से शुरू थे, आर्टिकल 12 से 35। तो हमारे 12 से 35 तक मैंने एक एक करके सारे आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब एक छोटा सा और बचा है, वो और आपको बता देता हूँ मैं अच्छे से। तो आर्टिकल 35 तक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पर था हमारा 35, ये कंप्लीट होता है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें और रह गई है, वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने डिटेल में लिखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, 14 क्या कह रहा है। तो ये इसमें आर्टिकल दिया हुआ है और इसमें आर्टिकल के हेडिंग दी हुई है। तो डायरेक्ट ये हेडिंग भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो मैंने ये सारे की सारी यहाँ लगा दी है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। तो ये सब मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आगे भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। तो ये हमारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक तो ठीक है। 31 हमारा निरस्त हो चुका है, ये मैंने बता दिया है। ये हमारा क्या हो गया है, निरस्त कर दिया है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन ये निरस्त कर दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मैंने पूरे अच्छे से करा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा 32 के बाद क्या होता है, हमारा सैन्य शासन वाला आता है, आर्टिकल 33, 34, 35। और ये भी आर्टिकल 32 से भी निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। मेरी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास बड़ी तो ज़रूर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये बड़ी ज़रूरी है। और एक ही क्लास में आपको पूरा मूल अधिकार मैंने करा दिया है। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।